मतलब राम मंदिर का मुख्य पुजारी होगा वो भी पंडित होगा, संघ का जो हेड होगा वो भी पंडित होगा, अब महाराष्ट्र का सीएम होगा वो भी पंडित होगा। ये पिछड़े और दलित क्या कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे जिनके नाम पर वोट आता है। संघ वैसे तो बड़ा बात करेगा कि समरसता का है, खिचड़ी भोज है, दलित तो क्या भोजन करो, लेकिन जब माल कमाने का नंबर आएगा तो पिछड़े दलित कहीं नहीं आएंगे। समाज के निचले तबके के पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर में जब भी जुल्म होता है तो उच्च जाति के लोग आंखें बंद कर लेते हैं। परंतु जैसे ही वोटिंग का समय आता है, जैसे ही चुनाव का समय आता है, जैसे ही इन लोगों के वोट लेने का समय आता है, उस टाइम में सामाजिक समरसता जो है वो फूट फूट के निकलती है। प्रॉब्लम ये है संजय जी कि वी आर लिविंग इन ए ज़ॉम्बी लैंड। हम ज़ॉम्बीज को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब तुमने उसे चुना है उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो क्यों दुखी हो फिर लाशों का शहर देखकर। 5 लोगों की गोली से मौत हुई है संभल में। किसी भी चुनी हुई सरकार के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। 5 मुसलमानों को मार दिया गया संभल में। अंदेशे साफ हैं संघ के और योगी आदित्यनाथ जैसी मानसिकता के कि आगे भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही आक्रामक रणनीति बनाई जाएगी। पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है आईएसआई, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा हो जाए। यही उसकी मंशा है, यही उसके लिए काम करती है कि हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़े। और क्या यही काम आरएसएस नहीं कर रहा? यही काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे? यही काम मोदी मुसलमान मुजरा तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे क्या क्या नहीं कर रहे? यानी जो आईएसआई चाहती है, जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी चाहती है, वही काम भाजपा में उन्मादी लोग कर रहे हैं। इनमें और उसमें फर्क क्या है? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र की प्रचंड बहुमत के बाद अब मोदी और उनके साथी नितिन गडकरी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। नितिन गडकरी का विकल्प देवेंद्र फडणवीस बन जाएं, जो अमित शाह के विरोधी हैं लेकिन मोदी के दुलारे हैं। क्या ये खेल चल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति में इतने बड़ी बड़ी कहानियां क्यों निकल के सामने आ रही हैं? चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, लेकिन पता चल रहा है कि राजीव कुमार के बक्से से, जैसे जादूगर के बक्से से कबूतर निकलते थे, तो निर्वाचन आयोग के बक्से से क्या क्या खेल निकला है। राजीव रंजन ने बहुत शानदार बातचीत की है। हमने बातचीत करी है कि क्यों आखिर इस देश में उन्माद फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। और देश के कुछ उन्मादी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी के उन्मादी नारे वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है, कि हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा हो जाए। जिस उत्तर प्रदेश में कहते थे 7 साल में दंगा नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब झाड़ू लग गई भाजपा की, तो अचानक संभल, बहराइच में तांडव शुरू हो गया। संभल में 5 मुसलमान लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई बलवे में। इस देश को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाया जा रहा है। आप कहाँ हैं इस भूमिका में? सुनिए राजीव रंजन के साथ ये बेहतरीन बातचीत। मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है राजीव भाई आपका। महाराष्ट्र का रिजल्ट, चुनाव आ गया, सरकार बन गई, लेकिन इतनी इतनी कहानियां, इतनी इतने शगुफे मार्केट में आ रहे, कुछ पूछो मत। हमारी रिपोर्टर थी, मैं भी था वहां पे मुंबई में, हमारी रिपोर्टर नफीसा, मैंने उनसे पूछा कि तुम ईमानदारी से बताओ, तुम जिन लोगों से बात कर रही थी, करीब वो 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा में गई, मैंने कहा फील्ड में क्या दिख रहा था? बोली कि सर मैं अगर 100 लोगों से बात कर रही थी तो 70-80 लोग कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट आया कैसे। ये फील्ड में जो काम कर रहे हैं, आमतौर पे सब पत्रकारों को मानना था कि जो ग्राउंड पे दिख रहा था, जो हम भी बात कर रहे थे, हमने खुद भी बात करी, ऐसा नहीं है कि हम मान लें कि हमारा रिपोर्टर गलत कह रहा होगा, हमने खुद भी बात करी, तो बहुमत के आधार पे लोग महाविकास अघाड़ी को कह रहे थे। लेकिन जादू के पटारे से रिजल्ट निकला, राजीव कुमार चंद्रचूड़ जिसकी भी मेहरबानी से रिजल्ट निकला। रिजल्ट तो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। लेकिन अब बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि अब संघ की क्या भूमिका होगी, अब आरएसएस की क्या भूमिका होगी। आरएसएस हमेशा चुनाव प्रचार में आता था, चुपचाप काम करता था, चला जाता था। लेकिन आरएसएस और मोदी के बीच में जो जंग शुरू हुई पिछले दिनों में, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमको अब जरूरत ही नहीं आरएसएस की, हम तो इतने ताकतवर हो गए हैं, और बाद में निबड़ गए मोदी जी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद हरियाणा के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ, जो संघ समर्थित पत्रकार हैं या संघ के अघोषित चेहरे हैं, उन्होंने कोशिश करी कि अखबारों में, चैनलों में, यूट्यूब में ये बात चले कि संघ ने आके हरियाणा में मेहनत करी तो नक्शा बदला। और महाराष्ट्र में भी उन्होंने ये कोशिश करी कि अखबारों में, टीवी चैनलों की सुर्खियों में ये आए
कि संघ ने कोशिश करी तो नक्शा बदला। यानी संघ अब ये मैसेज, कभी संघ इस चक्कर में नहीं पड़ता था, वो काम करता था चला जाता था, जो छापरा छापते रहिए, बड़ा छुपा रुस्तम टाइप का संगठन है। लेकिन पहली बार वो चाह रहा है कि देश के जनमानस में ये संदेश आए कि हम सुपर बॉस हैं, मतलब हम पिताजी हैं, ये बच्चे जी हैं। तो ये जो मोदी और संघ के रिश्ते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आपको क्या लग रहा है? संघ कमजोर होगा, संघ प्रभावशाली होगा, मोदी प्रभावशाली होंगे, और क्या रिश्ते चलेंगे दोनों? क्योंकि खासतौर से अब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का समय आ गया है। तो संघ की आपकी नजर में क्या भूमिका रहेगी और मोदी की क्या भूमिका रहेगी, राजीव भाई? संघ बिना किसी बहस के, मतलब निर्विवाद रूप से जो है, संघ महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद में तो काफी सशक्त होके उभरा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मोदी की सबसे कम रैलियां हुई महाराष्ट्र में, तो ये जादू किसका चला फिर? जो मोदी मैजिक हमेशा कहते थे, यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ईवीएम ठीक थे, इलेक्शन रिग नहीं हुआ, सब ठीक ही था, तो मोदी मैजिक तो नहीं चला है, यानी किसी ना किसी और का मैजिक चला है। तो ये मैजिक किसका है? तो ये जो भाजपा और संघ के लोग जो है, अब वो एक पुश कर रहे हैं मैसेज को कि ये संघ जो है वो संघ की सफलता है जो महाराष्ट्र का इलेक्शन आया है। और इनफैक्ट आज मैंने शायद हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा था, उनके किसी एक पदाधिकारी, बड़े ऑब्सक्योर थे, नाम भी नहीं सुना लोगों ने, अतुल लिम्ये करके, हम लोग तो जानते हैं बट बाहर लोगों ने किसी ने नाम नहीं सुना। तो अब न्यूज चला जा रहा है कि अतुल लिम्ये की प्रबंधन शैली जो थी, उसने इलेक्शन जिता दिया। 132 सीट जो है वो भाजपा की आ गई। ठीक है, इसके पहले हरियाणा में जो है ये किसी और का नाम चला रहे थे। तो ऐसी, अब कहीं और होगा तो किसी और, असम में होगा, बंगाल में होगा तो किसी और का नाम चलेगा। तो ये क्या है, हर जगह पे अलग अलग लोगों के नाम चल रहे और सब संघ के ही लोग हैं। तो ये बताने का, एक इमेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में यदि ये न्यूज आ रही है, वो भी बाईलाइन नहीं है, एचटी डेस्क है, यानी डेस्क में ये कौन न्यूज फीड कर रहा है? आप भी मीडिया के हो, मैं भी मीडिया का हूं, मुझे मालूम है कि इस तरीके की न्यूज कैसे फीड की जाती है, ये कैसे आया है। यदि कोई पत्रकार अपना बाईलाइन लगा दे, नाम लगा दे, तो समझ में आता है कि इस न्यूज के पीछे ये पत्रकार है, तो उससे पता किया जा सकता है कि भाई ये आपकी सूचना में कितना दम है। पर ये तो डेस्क ने दिया है, तो इसका मतलब है कि संघ कहीं खुद चाहता है कि वो मीडिया में बना रहे, संघ के लोग कहीं चाहते हैं कि वो मीडिया में बने रहे, और संघ कहीं एक इशारा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते, आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक 2024 के लोकसभा मैंडेट के बाद में एक जो बिहेवियरल चेंज मैंने संघ में देखा है, वो ये देखा है कि संघ जो है अब अपने आप को पुश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, और वो ये बताना चाह रहा है कि हम एक पितृ संस्थान है और नरेंद्र मोदी को कहीं वो पीछे जो है ढकेलना चाह रहा है। तो ये जो सत्ता की रस्साकशी जो चल रही है, जो पहले भी चल रही थी, अब उभर के सामने आ रही है। अब ऐसा दिख रहा है कि हर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में जो है संघ को जो है, ये कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छप जाती है, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में छप जाती है, इस तरीके की न्यूज जो है फीड की जा रही है, पुश की जा रही है। हरियाणा इलेक्शन के बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इस टाइप की न्यूज चली थी कि संघ के इस पदाधिकारी ने मदद की है। इस बार हिंदुस्तान टाइम्स में चली है कि अतुल लिम्ये जो है वो उनके प्रबंधन शैली के कारण महाराष्ट्र में इलेक्शन जीते हैं। तो संजय जी, कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि 2025 जो है वो 100वां साल है, आरएसएस का फाउंडेशन ईयर है। आरएसएस जो है उस साल में चाहता है कि महाराष्ट्र में पेशवाई की वापसी हो, कोई महाराष्ट्रन ब्राह्मण जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता पे, गद्दी पे बैठे, इसके लिए पूर्ण जोर प्रयास करते आ रहा है वो रिजल्ट आने के दिन के बाद से। तो ये समझने की बात है कि जो भी हमें देखने को मिल रहा है ये उसी रसाकशी या उसी फोर्स या उसी स्ट्रेस का जो है वो रिजल्ट है। जी संजय जी। अच्छा, ये बढ़िया बात बताई आपने कि संघ चाहता है कि कोई पंडित जी महाराज की कुर्सी संभाले, मतलब राम मंदिर का मुख्य पुजारी होगा वो भी पंडित होगा, संघ का जो हेड होगा वो भी पंडित होगा, महाराष्ट्र का सीएम होगा वो भी पंडित होगा। ये पिछड़े और दलित क्या कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे जिनके नाम पर वोट आता है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो ये बेचारे पिछड़े और दलित इसीलिए होते हैं कि ये वोट दें और बाद में कूड़ेदान में फेंक दिए जाएं। माल काटे पंडित जी और वोट दे ले पिछड़े जी। तो ये राजनीति के महाराष्ट्र में अब पिछड़े और दलितों में संदेश में नहीं आएगी कि संघ में आज तक रज्जू भैया को छोड़ दो, जो भी संघ प्रमुख होगा वो ब्राह्मण ही होगा।
पंडित ही होगा, तो पंडित में क्या सुरखा के पर लगे हुए हैं, या पंडित जी का सीधा कनेक्शन रहता है, बाकी कनेक्शन कट जाता है। पिछड़े और दलित के कनेक्शन भगवान जी से कट जाते हैं, पंडितों जी की सीधी हॉटलाइन चलती रहती है ऊपर से। क्या ब्राह्मण अगर संघ मुख्यमंत्री की जो बातें, मैं चलिए आपकी मनोकामना पूरी हो भी गई, लेकिन ये संदेश कितने खतरनाक हैं। मतलब आप देखो, जब भी माल कमाएंगे आप उत्तर प्रदेश में एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर होगा। जिस प्रदेश में 65-70% आबादी है पिछड़ों की, मुख्यमंत्री ठाकुर होगा। पड़ोस का उत्तराखंड है, मुख्यमंत्री ठाकुर होगा। पर इधर राजस्थान है, पंडित जी महाराज होंगे। ब्राह्मणों ठाकुरों का जो कब्जा है, ऊंची जातियों का जो कब्जा है, संघ वैसे तो बड़ा बात करेगा कि समरसता का है, खिचड़ी भोज है, दलित तो क्या भोजन करो, लेकिन जब माल कमाने का नंबर आएगा तो पिछड़े दलित कहीं नहीं आएंगे। ये ख्याल नीचे तक अगर पहुंच गया, पिछड़े दलितों में पहुंच गया कि ये बस केवल इलेक्शन टाइम में ही आपको, जैसे वो बढ़िया सी बिरयानी होती है ना, उसमें मोटी सी इलायची पड़ती है, तो इलायची जो है वो खुशबू तो देती है और खाते समय थूक दी जाती है। तो आप खुशबू के लिए तो पिछड़े दलित लोगे, तो खाते समय फिर थूक दोगे, फिर पंडित जी नजर आएंगे। ये इरादे खतरनाक नहीं है क्या? लगता है राजीव, समाज के लिए खतरनाक नहीं है? अत्यंत खतरनाक है। देखिए, संघ की मनोवादी सोच है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। और मनुवाद में ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है, ये भी हम सब जानते हैं, ठीक है। शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी हम सब जानते हैं। परंतु ये लोग ये भूल रहे हैं कि ये मनोवादी देश नहीं है। भारत एक गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है। इसके संविधान की संरचना का जो मुख्य बेड़ा उठाया था वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उठाया था। बाबा साहब ने संविधान दिया है। तो आप इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मनुवाद की विचारधारा जो है उसको थोप नहीं सकते हो, ये इनको मालूम है। बाय पॉपुलेशन इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करते हैं लोग? क्लेवर स्लोगन्स डिजाइन करेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे सिर्फ चुनाव के ही समय क्यों बोला जाता है? जब एक दलित या आदिवासी बेटी का जब रेप होता है और जब उसमें क्षत्रिय कम्युनिटी के एमएलए और एमपी पकड़े जाते हैं, जब नेता पकड़े जाते हैं, तब क्या ये बटोगे या कटोगे का जो स्लोगन है वो क्यों नहीं काम करता है? वो क्यों नहीं बोला जाता है? ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं कि जब जब महिलाओं के ऊपर में या समाज के निचले तबके के पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर में जब भी जुल्म होता है तो उच्च जाति के लोग आंखें बंद कर लेते हैं। परंतु जैसे ही वोटिंग का समय आता है, जैसे ही चुनाव का समय आता है, जैसे ही इन लोगों के वोट लेने का समय आता है, उस टाइम में सामाजिक समरसता जो है वो फूट फूट के निकलती है। ये चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा कहना यह है, देखिए महाराष्ट्र में ही बहुत बड़ा यहाँ पे भोतमारे, जहां तक मुझे याद आ रहा है भोतमांगे, ये एक बहुत बड़ा 2007 या 8 का क्राइम था जिसमें दलित परिवार की बेटियों को, बेटों को, बीवी को, सबको मार दिया गया। सिर्फ पति शहर के बाहर था, बच गया। भोतमांगे परिवार एससी था, मारने वाले कुनबी थे, ओबीसी थे। उस मामले को भी दबा दिया गया, सब बरी हो गए। बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, बट जब तक मैंने ट्रैक रखा था बरी हो गए थे। वो बाद में हायर कोर्ट में गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो ये कोई एक उत्तर प्रदेश या बिहार की समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है। कहीं पे ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है, कहीं राजपूत कर रहा है अत्याचार, कहीं ओबीसी कर रहा है। और अत्याचार हो किसके ऊपर रहा है? जो समाज के सबसे निचले पायदान पे आदमी बैठा है। तो संजय जी, ये भारत जो है, ये देश जो है, इसके अंदर में सामाजिक समरसता लाना ये हम सबका कार्य है। हम सबको मालूम है कि हम किस घर में जन्म ले रहे हैं, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ उसके कारण आपको लिवरेज मिले, उसके कारण आपको प्राथमिकता मिले, उसके कारण जो आपको तमाम तरीके की सुविधाएं मिले, इज्जत मिले, और दूसरा व्यक्ति किसी निम्न जाति में पैदा हो और कितना भी टैलेंटेड हो, उसको आपके जैसा नहीं एक्सपोजर मिले, तो ये कितनी दुखद बात है। ये देश जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए, और बटोगे तो कटोगे टाइप के नारों के लिए तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है संजय जी कि वी आर लिविंग इन ए ज़ॉम्बी लैंड। हम ज़ॉम्बीज को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के देश में, भारत में लोग जो है ज़ॉम्बी हो गए। अपने दिमाग को जो है, दिमाग का चलना जो है उनका बंद हो गया है, और उनको चिंतन मनन सोचने के लिए जो है हम प्रेरित कर रहे हैं। हम इसमें कितना सफल हो पाते हैं नहीं मालूम है, परंतु ये सोचने वाली बात है
कि आज जब तक समाज का सभी तबका साथ मिलकर ऊपर बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, भारत कैसे एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होगा। आज भी हम बटोगे या कटोगे की बात कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ये जो एशियन कंट्रीज है, इन कंट्रीज से हम बेटर कैसे बन सकते हैं। इस पे कोई बहस नहीं हो रही। बहस क्या हो रही है कि बटोगे तो कटोगे। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मुजरा, गाय, भैंस, ये सब तरीके, मतलब देश कहां लेके जा रहे हैं, कहां देश को जाना चाहिए और जा कहां रहा है। मैं आप सारे अपने दर्शकों को कहूंगा ये किताब जरूर पढ़ें, वाई नेशंस फेल। ठीक है, ये किताब जो है इस बार के 2024 के जो नोबेल प्राइज के इकोनॉमिक विनर्स हैं, जेम्स रॉबिन्सन, करिन डैरन एकिमेग्लू और एक और कोई है, जिम साइमन नाम है मेरे ख्याल से, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। ये किताब इसमें से जेम्स रॉबिन्सन और डैरन ने लिखी है। बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस किताब ने यही बताया है कि किस तरीके से कोई राष्ट्र जो है फेल होता है। बहुत मोटी किताब है, थोड़ा संयम से पढ़ना पड़ेगा, पर राष्ट्र कैसे फेल होते हैं मुझे इंडिया में पूरा वही होते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं वो सारे संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सेबी की प्रमुख जो हैं उनके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा है। राजीव कुमार जी के ऊपर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड है उनका तो आपने ही अपने इसमें परिचर्चा में शुरुआत में कहा। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। वो गुजरात कैडर में बहुत साल काम किए मोदी जी के साथ में। इसके बाद में आप आइए, आपको मालूम है सीबीआई के जो चीफ रहे उनको रातों रात निकाला गया, वर्मा जी को। ईडी के जो हेड रहे संजय मिश्रा जी, उनको ना जाने कितने साल तक एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते आए हैं। और अब इन सबसे खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनके हर फैसलों के ऊपर में अब बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा संवैधानिक संस्थान जो है वो बच गया है। ईडी मैंने बता ही दिया, सीबीआई बता ही दिया, आरबीआई बता ही दिया, इलेक्शन कमीशन बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता ही दिया। तो आप मुझे बताइए जब ऐसे राष्ट्र में संवैधानिक संस्थान जब पंगु हो रहे हैं, वैसे देश में बटोगे तो कटो की बात कर रहे हैं अगर, तो क्या ये देश बनाना रिपब्लिक की तरफ नहीं जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। थिंक अबाउट इट। मैं अपने सारे दर्शकों से ये नमन हाथ जोड़ के करना चाहूंगा कि कृपया करके आप इन बातों पे सोचिए। जाति धर्म के ऊपर में बात करने का, सोचने का वक्त नहीं है। वक्त यह है कि संवैधानिक संस्थान क्यों भारत के दिन पे दिन प्रश्न चिन्ह या कटघरे में आ रहे हैं। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। और एक कानपुर का एक लड्डू है, वो ठग्गू का लड्डू, उसका स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो उसी तरह से मोदी जी ने कसम खा रही कि ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं जिसकी हमने ऐसी तैसी ना करी हो। तो वो इसी क्रम में आपने सारी संस्थाएं गिना दी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बात और प्रचारित की जा रही है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव हम केवल योगी के नारे से जीत गए, बटोगे तो कटोगे, इस नारे से चुनाव जीत गए। और उत्तर प्रदेश में बड़ा दावा करते थे कोई दंगा नहीं हुआ, 7 साल हो गए योगी को दंगा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए और योगी की धुलाई हो गई। योगी सरकार की अखिलेश यादव ने बैटिंग से छक्का मारते हैं ना, जैसे बॉल लूज बॉल पे ऐसा छक्का मारा कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। अब चारों खाने चित्त हो गई तो समझ में आया कि अब पुराना जो उस्तरा होता है ना उसी को निकालो। आदमी का जो हुनर होता है ना, एक बड़ा बड़ी शेर है ना, उसकी कुछ लाइनें पूरी तरह याद नहीं है कि जब तुमने उसे चुना है उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो क्यों दुखी हो फिर लाशों का शहर देखकर। तो साहब फिर उस तरह निकाला गया कि पुरानी बातें तो ठीक हो गई, चलो एक झंडा फहरवा दो, किसी मुसलमान के झंडा उतरवा दो, अपना केसरिया फहरवा दो, दंगे हो ही जाएंगे। दंगे हो ही गए। उसके बाद में साहब जज साहब, मतलब कुछ तो इस देश में ऐसे जज भी हैं जो, वो एक जज आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि हिरन के लिए दिया था, नहीं मोरनी के लिए दिया था कि मोरनी सेक्स नहीं करती, वो तो मोर रोता है, उसकी आंखों के आंसू चुग लेते हैं और मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो ऐसे ऐसे काबिल तो जज हमारे देश में आ गए हैं। तो ऐसी जजों को ख्याल आ रहा है कि मंदिर जो है, मस्जिद जो है, इनके नीचे से मंदिर निकल आएंगे, तो कोई भी अपील दे रहा है। तो ऐसे ही वो मोरनी के आंसू चुक के गर्भवती होने वाले टाइप के जज होंगे, वो भी कह दे रहे तुरंत सर्वे कर लो जाके। लक्ष्मण यादव जी हैं प्रोफेसर साहब, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि अगर सब मंदिरों का भी अगर सर्वे हो गया ना, तो बड़े बड़े मठों के नीचे से बौद्ध धर्म के स्रोत निकल आएंगे, आधे से ज्यादा मंदिर चले जाएंगे हाथ से, क्योंकि बौद्ध धर्मों के नीचे उनके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। तो ये बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन ऐसे फैसलों के बाद हिंसा भड़काना बड़ा आसान है।
5 लोगों की गोली से मौत हुई है संभल में। किसी भी चुनी हुई सरकार के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। 5 मुसलमानों को मार दिया गया संभल में। क्यों नहीं? डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर सस्पेंड नहीं। कमिश्नर तो खैर योगी का दुलारा है, आंजनेय सिंह नाम है, डेपुटेशन पे आया है। ऐसा लग रहा है सरकार ने परमानेंट गोद ले लिया, रिटायर हो जाएगा तब भी मंत्री बना देंगे उसको। उसके कर्म कुकर्म जो भी है वो ऐसे ही है। लेकिन एक बात को उत्तर प्रदेश में प्रचारित किया जा रहा है, देश भर में सूचना विभाग जो है, शिशिर जी डायरेक्टर है उसके 5-6 सालों से प्रचारित कर रही है, सोशल मीडिया की टीम सारी उनकी, कि साहब योगी का नारा काम कर गया वहां पे, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए। वहां लाड़की बहन का योजना का नाम नहीं है कि उसे डायरेक्ट माल मिला, डायरेक्ट कैश मिला। वो बात संघ की उस तरह की तरह योगी की बात भी प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जहरीला नारा, ये नफरती नारा, ये मुसलमानों पे सीधा हमला करने वाला नारा, ये चल गया इसलिए वोट मिल गया। यानी संदेशे साफ हैं संघ के और योगी आदित्यनाथ जैसी मानसिकता के कि आगे भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही आक्रामक रणनीति बनाई जाएगी। क्या विपक्ष मुसलमानों को बचाने के लिए सक्षम है? क्या क्षेत्रीय दल और कांग्रेस अब इस स्थिति में खुलेआम मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी जा रहे हैं संभल, जाना भी चाहिए, सारे विपक्ष को जाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, 5 लोगों की मौत कम बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन क्या इस देश में अब ये नफरत की राजनीति इस उफान तक आएगी? देश बच पाएगा? मैं तो कई बार कहता हूँ, पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है आईएसआई, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा हो जाए। यही उसकी मंशा है, यही उसके लिए काम करती है कि हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़े। और क्या यही काम आरएसएस नहीं कर रहा? यही काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे? यही काम मोदी मुसलमान मुजरा तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे क्या क्या नहीं कर रहे? यानी जो आईएसआई चाहती है, जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी चाहती है, वही काम भाजपा में उन्मादी लोग कर रहे हैं। इनमें और उसमें फर्क क्या है? और राजीव जी, क्या ये जो है, ये हालात देश के लिए बहुत खतरनाक नहीं है? कब तक ये हालात ऐसे बने रहेंगे और फिर देश का क्या होगा? राजीव जी। हालात तब तक इस देश के ऐसे बने रहेंगे जब तक इस देश की जो जनता है वो सड़क पे नहीं आती, जब तक ये ज़ॉम्बी से इंसान नहीं बन जाती है, जब तक इनके मन में परस्पर प्यार और सद्भाव की भावना नहीं जागृत होती है, जब तक ये प्यार और सद्भावना की भावना जो है वो घृणा की भावना से ऊपर नहीं उठ जाती है, तब तक ऐसे लोग कटते रहेंगे, माइनॉरिटीज कटती रहेगी, मरती रहेगी। आपने बोला अपोजिशन पार्टीज क्या सक्षम है इनको बचा पाने में? संजय जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज को जितने स्ट्रांगली आना चाहिए उतने स्ट्रांगली नहीं आ रहे। इक्के दुक्के लीडर्स को छोड़ दे, जैसे ममता बनर्जी हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं या अखिलेश यादव को हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। बाकी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इसमें कहीं अभी भी लैग है, क्योंकि इनके लीडर्स के अंदर जो है लड़ने की, मरने की, ये जो नेहरू, गांधी और लाला लाजपत राय की जो पार्टी है, ये सड़क पे आना भूल ही गई है। ये ट्विटर के थ्रू अपना प्रतिरोध जो है, प्रतिशोध जो है, ये ट्विटर और सोशल मीडिया के द्वारा ही सिर्फ जो है जाहिर कर रही है। सड़क पे उतर के आके डंडे खाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। आज कुछ युवा कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, मुझे पता चला, मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो बड़े नेता नहीं सही, युवा जो है वो तो कम से कम कांग्रेस की लाज को बचा के रखे हुए हैं। ये वक्त है, ये समय है कि इस देश के अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हम सबको सड़क पर उतरने की जरूरत है। केवल कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी नहीं, हमारे जैसे जो लिबरल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों को भी सड़क पे आके ये कहने की जरूरत है, भाई देखिए आज 18 से 20 करोड़ मुसलमान इस देश में, क्या आप उनको अरब सागर में उठा के फेंक दोगे? क्या आप उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दोगे? ये कैसी वाहियात और बकवास जो है ये सोच इस देश में पनप रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों के साथ ही हमें रहना है, ये इनका देश है। दे आर द स्पोर्ट पर्सन, दे आर इन आर्मी, दे आर आर्टिस्ट। ये देश के विकास में, इस देश की संरचना में, इस देश की पूरी तरीके से जो है आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक प्रगति में पूरी तरीके से इन लोगों का समावेश है। तो हम किस तरीके से जो है इनको 20% वर्सेस 80% बना सकते हैं? ये बहुत ही घृणित सोच है। ये इतनी घृणित सोच है जो देश के अंदर में दरार ला सकती है। और आपने बहुत ही बखूबी कहा, जो पैरेलल ड्रॉ किया कि आईएसआई भी वही चाहती है जो इस देश का बहुत बड़ा तबका चाहता है। तो क्या इस देश का एक बहुत बड़ा तबका आईएसआई की सोच पे काम कर रहा है? फिर तो आईएसआई और पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने देश को निपटाने में लग गए। आप ऐसा समझ लीजिए। मेरा ये कहना है संजय जी, मार्क माई वर्ड्स, यदि अभी भी रुके नहीं और यदि अभी भी इस देश में कट्टरपंथी ताकतें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म की हो,
यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया तो हमको किसी भी दुश्मन देश की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत नहीं है चाइना की, हमको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, हम खुद ही आपस में अपने आप को निपटा देंगे। वैसे भी अंग्रेजों के आने के पहले भारत एक मुल्क नहीं था, ये बहुत सारी सियासतें थी, छोटी छोटी सियासतें थी। इन सारी सियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो क्या हम वापस से उसी दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं? ये कैसी बेवकूफ, इतना पढ़ाई लिखाई करके, ये सारी शिक्षा लेके फायदा क्या है यदि हम विभाजन की तरफ अपने आप को फिर से जो है धकेल रहे हैं? क्या आप इस देश के 20 करोड़ लोगों को दबा के, कुचल के, उनको अपमानित करके, बात बात पे उनको लज्जित करके, क्या आप खुद शांति से देश को चला सकते हैं? जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए आप। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इतना लोगों को ना डराएं कि लोग डरना भूल जाएं। यही हो रहा है। इस चीज पे अंकुश लगना चाहिए संजय जी। यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन पैदा कर रहा है। ये विभाजन की सिचुएशन पैदा कर रहा है। कृपया करके मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों और मेरे प्यारे भारतवासियों, आप लोग ज़ॉम्बी लैंड भारत को बनने ना दें। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बहुत सुंदर लाइन है कि तानाशाह को डर तब लगता है जब उसे लगता है कि लोग उससे डरना बंद कर देंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, तानाशाह को डर भी लगता है। चलते चलते फिर हम महाराष्ट्र की राजनीति पर लौटते हैं। मेरे मन में ये जानने की बड़ी इच्छा है कि महाराष्ट्र के सुनामी के बाद, भारतीय जनता पार्टी के तूफान के बाद नितिन गडकरी की क्या हैसियत रहेगी? क्या देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नितिन गडकरी का स्थान बढ़ेगा? मोदी जी उनको दौड़ाएंगे या वो मोदी जी को दौड़ाएंगे, या समझौता होगा? नितिन गडकरी का कद बढ़ेगा या कम होगा? संजय जी, नितिन नाम से एक और महाराष्ट्र में नेता है, नितिन राउत, जो 1999, मैं नितिन गडकरी पे आऊंगा, परंतु मैं इन नितिन के बारे में भी जरा अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। 1999 से नितिन राउत जो है, ये कंटिन्यूसली कांग्रेस से जीत रहे हैं। सिर्फ 2014 में एक बार हारे थे, यानी अभी 2029 तक ये एमएलए रहेंगे। तो 25 साल इस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में अपना मूल्य दिया है, अपना योगदान दिया है। ये व्यक्ति, आप सोचिए, जब बड़े बड़े लीडर निपट गए, नितिन राउत ने अपनी सीट बचा ली, अपना गढ़ बचा लिया, बहुत कंफर्टेबली मार्जिन से जीते। नितिन राउत जो बौद्ध कम्युनिटी से आते हैं, आज की डेट में महाराष्ट्र में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ 2 कम्युनिटी, मुस्लिम मोहम्मदन और दूसरी बौद्ध, यही लोग कांग्रेस के पीछे आज भी खड़े हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जो है इस तरीके से, जो जन नायक है, जो जनता के लीडर्स हैं, जो लोगों के लीडर्स हैं, इन लोगों को क्यों नहीं प्राथमिकता दे रही है? नितिन राउत ने जिस तरीके से इस बार नागपुर में परफॉर्म किया है, सभी की आंखें एकदम, मतलब सब आश्चर्यचकित है कि बाला साहब थोराट निपट गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए, बड़े बड़े, सुनील केदार की वाइफ हार गई, अनिल देशमुख का बेटा हार गया, सब बड़े बड़े लोग हार गए। तो नितिन राउत ने जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से विक्ट्री हासिल की है। नितिन राउत को मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ आम पद देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लीडर है जो ना केवल नागपुर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आराम से 25-50 हजार लोग कभी भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर है। अब आते हैं दूसरे नितिन के ऊपर, जो है नितिन गडकरी जी। देखिए, नितिन गडकरी जी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके बीच में। परंतु प्रॉब्लम यह है कि उनको अलग थलग कर दिया गया है। और अभी गुजरात की जोड़ी ने ऐसा एक दाव चला है कि गडकरी जी के समकक्ष में लाके देवेंद्र फडणवीस को खड़ा कर दिया है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जी की अब उम्र हो गई है, अब उनको रिप्लेस जो है वो देवेंद्र फडणवीस कर लेंगे। तो इस तरीके की एक भूमिका जो है वो बांधी जा रही है। अब देखना यह है कि इस चक्रव्यूह से नितिन गडकरी और नितिन गडकरी से जो रिलेटेड जो नेता हैं, लोग हैं, वो कैसे अपना मुकाबला करते हैं। क्योंकि नांदेड़ का इलेक्शन का कल जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बताइए संजय जी, लोकसभा में उनको 1,59,000 वोट्स ज्यादा मिले जो उनको विधानसभा में मिले। उस विधानसभा के वोट से 1,59,000 वोट ज्यादा पड़े उनको लोकसभा में, और लोकसभा वो जीते और विधानसभा की 6 सीट हार गए। ये कैसे पॉसिबल? इतनी रैशनल वोटिंग जो है कैसे कर रहा है वोटर कि एक टाइम में कमल दबा रहा है, दूसरी जगह पे जो है वो पंजा दबा रहा है। यदि उसने
लोकसभा में जिताया है कांग्रेस को, तो इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो लोकल लीडरशिप है वो ज्यादा इनसे लोगों के बीच में लोकप्रिय है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से ज्यादा। तो ये कई सारी चिन्हों को, कई सारे सिग्नल्स दे रहा है। एक मैं आपका ध्यान जो है संजय जी, जो सीट्स जीती हैं इस बारी अलग अलग पार्टीज ने, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। देखिए, भाजपा ने 288 में से 132 सीट्स जीती है, ठीक है। और यदि आप शिंदे जी, अजीत पवार जी, कांग्रेस, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ये पांचों पार्टियों के अगर आप काउंट करेंगे एमएलए, तो ये आते हैं 144। यहां पे अकेले बीजेपी आती है 132 और 12 इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो मतलब ये बड़ा ही, ये ऐसा संयोग पॉसिबल नहीं है, नेचुरली तो बहुत मुश्किल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 144 का मैजिक फिगर भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर बना रही है। यदि ये सब एक भी हो जाए तो ये कैसा संयोग है कि 148 में 132 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अगर ये सारे एक भी हो जाते तो भी ये सरकार बना लेती। तो ये अपने आप में हमको, हाँ, ये इंडिपेंडेंट के साथ में मिलकर बना लेती। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये तो संयोग जो है, ऐसा संयोग मैंडेट के द्वारा मिलना मतलब नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। ये खेल हुआ है, बड़ा खेल हुआ है, और जब तक इस खेल को उजागर करने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल सड़कों पे नहीं आएंगे, जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पे नहीं उतारेंगे, तब तक जो है ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। मेरा अभी भी कहना है, अभी भी मानना है कि यदि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए, तो जनता को और उससे ज्यादा ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को सड़कों पे उतरने की जरूरत है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही स्थिति लग भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन, और मुझे लगता है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।